नमस्कार, मैं राकेश बघेल आपका बिट्टू का ज्ञान में बेहद स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पर आए आप उसे सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना क्योंकि एक सच्ची घटना का जिक्र कर कर हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसका मतलब होता है अपने शरीर या अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए फाइट करना। इसका मतलब है कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आप उससे फाइट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप उसे जान से भी मार सकते हैं। और ये मर्डर भी नहीं कहलाएगा, ये सेल्फ डिफेंस कहलाएगा और इसमें आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी। आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक राइट टू सेल्फ डिफेंस का प्रावधान है। इसके तहत हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, अपनी पत्नी की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने करीबियों की सुरक्षा और अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। इस दुनिया में हर किसी को अपनी सुरक्षा और अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। अगर कोई आपके ऊपर हमला करता है या आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो आप खुद को और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठा सकते हैं। भारतीय कानून भी व्यक्तियों को आत्म सुरक्षा का अधिकार मुहैया कराता है। भारत में अपनी सुरक्षा और अपनी संपत्ति की रक्षा करना आपका मौलिक अधिकार है। इतना ही नहीं, आपको अपने परिजनों की सुरक्षा का भी अधिकार मिला हुआ है। इसे कानून की भाषा में आत्मरक्षा का अधिकार यानी राइट टू सेल्फ डिफेंस कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक आत्मरक्षा के अधिकार का जिक्र किया गया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का कहना है कि आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक राइट टू सेल्फ डिफेंस का प्रावधान है। इसके तहत हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा, अपनी पत्नी की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, अपने करीबियों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। कुछ परिस्थितियों में अगर आत्मरक्षा में किसी की जान चली जाती है तो राइट टू सेल्फ डिफेंस के तहत रियायत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील का कहना है कि गाली गलौज के खिलाफ राइट टू सेल्फ डिफेंस उपलब्ध नहीं है। यानी अगर कोई आपको गाली देता है तो आप उसके जवाब में उसको गाली नहीं दे सकते हैं। आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ फिजिकल हमले के खिलाफ ही उपलब्ध है। आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि मौलिक अधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने बताया कि आत्मरक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीवन के अधिकार के तहत आता है। यह सिर्फ कानूनी अधिकार ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में इस बात पर जोर दिया है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ने बताया कि आप राइट टू सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के अधिकार के तहत सामने वाले को उतनी ही चोट या नुकसान पहुंचा सकते जितनी वह आपको पहुंचाना चाहता था। मान लीजिए अगर कोई आप पर डंडे से हमला करता है तो आप आत्मरक्षा में डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उस पर कोई गोली नहीं चला सकते। यदि सामने वाले के हाथ में पिस्तौल है और वह गोली चलाने वाला है तो आप भी आत्मरक्षा में गोली चला सकते हैं। यह आपका आत्मरक्षा का अधिकार माना जाएगा। जान लेते हैं किन परिस्थितियों में मिलता है हमें आत्मरक्षा का अधिकार। आईपीसी की धारा 103 के मुताबिक रात में घर में सेंध लगने, लूटपाट होने, आगजनी और चोरी होने जैसी परिस्थितियों में अगर आपको अपनी जान का खतरा हो तो आपको आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। यदि आप पर कोई एसिड अटैक करता है तो आपकी जवाबी कार्रवाई को आत्मरक्षा के अधिकार के तहत कार्रवाई माना जाए। अगर किसी महिला को लगता है कि कोई व्यक्ति उस पर हमला करने वाला है या फिर रेप करने की कोशिश करता है तो वह अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई कर सकती है और यह उसका आत्मरक्षा का अधिकार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में आत्मरक्षा के अधिकार को और व्यापक कर दिया है। इसमें साफ कहा है
यदि किसी को अपनी जान का जरा भी खतरा हो तो वह आत्मरक्षा की पहल कर पहले जवाब दे सकता है। यह जरूरी नहीं है कि पीड़ित के साथ कोई घटना हो ही। तो चलिए एक उदाहरण के लिए हम आपको एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया फैसला, उसकी पूरी कहानी ही सुना देते हैं, जिससे आपके मन में कोई सवाल नहीं रह जाएगा। यह मामला दिल्ली की नांगलोई का है। घटना 4 मार्च 1991 की शाम 5:15 बजे की है। सुरेश सिंघल नाम व्यक्ति को अपनी एक प्रॉपर्टी बेचनी थी। इसमें दलाल श्याम सुंदर था। सुरेश और श्याम सुंदर के बीच कुछ विवाद हुआ। दोनों समझौतों के लिए एक अन्य दलाल लाला हरकिशन ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया। दोनों पक्षों में विवाद हुआ। श्याम सुंदर और किशन लाल ने सुरेश और उसके पिता प्रीतपाल सिंघल का गला दबाना शुरू कर दिया। सुरेश सिंघल की जेब में रिवॉल्वर थी तो उसने श्याम सुंदर और किशन लाल पर गोली चला दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सुरेश और प्रीतपाल कार से लाला हरकिशन के ऑफिस आए थे। वह कार छोड़कर किसी और वाहन से भाग निकले। न्यायालय ने श्याम सुंदर और किशन लाल की हत्या के मामले में सुरेश को सजा सुनाई। साथ में सुरेश के पिता प्रीतपाल को भी सजा सुनाई गई। सुरेश ने हाई कोर्ट में अपील की। इधर 28 मार्च 2007 को सुरेश के पिता प्रीतपाल की मौत हो गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी सुरेश की सजा को बरकरार रखा। तब सुरेश ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पाया कि श्याम सुंदर और किशन लाल की हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी। यदि दोषियों को ऐसा ही करना होता तो वे कोई और स्थान चुनते और किसी के ऑफिस में इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं देते, वह भी इतने लोगों के सामने, क्योंकि वहां कई लोग थे। और यदि हत्या पूर्व नियोजित होती तो इतने लोग गवाह नहीं होते। इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि हत्या पूर्व नियोजित साजिश थी। यह सही है कि दोनों के पास रिवॉल्वर थी, फिर भी जो हालत दिखाई देती हैं उसके अनुसार इन दोनों हत्याओं को पूर्व नियोजित नहीं माना जा सकता। हालांकि पूरे हालत के मद्देनजर यह जरूर समझ में आता है कि सुरेश और प्रीतपाल किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए तैयार थे। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर ने सुरेश को दोषी नहीं पाया, क्योंकि उसकी जान पर बनाई थी। उसकी अपील को अनुमति देते हुए आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला नहीं बना, जबकि कोर्ट ने सुरेश को श्याम सुंदर की हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 302 और 304 के तहत दोषी माना था। दरअसल भारतीय दंड विधान की धारा 97 के तहत आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है, जो इस तरह से है। इसमें शरीर और संपत्ति दोनों की ही रक्षा का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को धारा 99 के अंतर्गत पहले स्वयं के शरीर और किसी और के शरीर पर किसी भी तरह के हमले या अत्याचार को रोकने का पूरा अधिकार है। संपत्ति भले ही चल हो या अचल हो, उसकी चोरी, डकैती, उसके खिलाफ शरारतपूर्ण या आपराधिक रवैया रखना या उसका प्रयास करने से रोकना भी आत्मरक्षा की श्रेणी में आता है। दर्शन सिंह बनाम पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिद्धांत बताए थे। निजी स्तर पर एक निश्चित क्षेत्राधिकार को सभी लोकतांत्रिक देशों में मान्यता दी गई है। आत्मरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को है। जब वह अचानक किसी खतरे में घिरा हो जो स्वयं द्वारा निर्मित न हो, एक मामूली आशंका हो कि किसी तरह का खतरा है, तो व्यक्ति आत्मरक्षा को अपना सकता है। दूसरे शब्दों में यह जरूरी नहीं है कि सामने वाला कोई कदम उठाए, फिर भी आपको आत्मरक्षा का अधिकार होता है। संदेह होते ही यह अधिकार शुरू होता है। यह कदम अव्यावहारिक है कि जो व्यक्ति प्रताड़ित किया जा रहा है वह अपनी खुद की रक्षा के लिए कदम दर कदम गणितीय विधा से आगे बढ़े। आत्मरक्षा के लिए जो साधन प्रयोग किया है वह मौके की नजाकत से अधिक सशक्त हो। शंका होने के बाद आत्मरक्षा करने वाले को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती है। शरीर के किसी अंग को नुकसान शंका होने पर पलटवार कर सकते हैं, भले ही उससे हमलावर की मौत ही क्यों ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।